गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से एजुकेशन चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 के सेकंड चैप्टर की। तो लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान दीजिएगा चैप्टर पर। तो हम आज बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जो कि क्या हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर दूसरा है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन कीजिए। तो चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिए इसे, तो पहले मैं अपना स्ट्रक्चर पूरा कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। तो ये जो होता है आपको तो पता ही है। प्रोटॉन है, तो ये हमारा न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है इसमें, इसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। तो आते हैं लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। तो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले एटम आता है। एटम के बाद शेल, ऑर्बिट, मतलब शेल भी कह सकते हैं, ऑर्बिट भी कह सकते हैं। और ऑर्बिट के बाद आता है सब शेल, और सब शेल के बाद आता है ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में होते हैं एस, पी, डी, एफ। तो एस में सिर्फ एक ऑर्बिटल्स होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और जो ये एस है उसे हम सबशेल कहते हैं। जैसे एस एक सबशेल है, पी एक सबशेल है, डी एक सबशेल है, एफ एक सबशेल है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। ये आपको पता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऊपर बता दिया गया है। यहाँ पे जैसे देखिए ये है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये चीज। तो ये एस एक सबशेल है, एस सबशेल है, और ये एक ऑर्बिटल है। ये जो डब्बा बना है ये एक ऑर्बिटल है, और इस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मतलब एक नहीं, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो कि अभी बाद में बताऊंगा। और ये जो दूसरा है, ये दूसरा शेल है, इसको सेल कहते हैं। इसके अंदर इसे सबशेल कहते हैं। सबशेल के अंदर सबशेल होते हैं, मतलब ये जो पी है एक सबशेल है। और ये इन्हें ऑर्बिटल्स कहते हैं। जो 3 डब्बे बने हैं, ये एक डब्बे में, और डब्बों के अंदर मतलब ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद जैसे ये है, तो इसे भी क्या बोलते हैं, ये एक शेल है। इसके बाद ये डी वाला है, तो 3D, ये एक सबशेल है डी, और ये ऑर्बिटल्स है, और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये एफ है, 4, इसमें 4 सबशेल है, एस, पी, डी, एफ, इसमें 4 में। और ये ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स के अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। जो एस सबशेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसमें 2 आएंगे। मतलब जैसे एक ये एस का एस है, ये एस का ये जो है सबशेल जो है इसका, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 और ये 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, जो एस का ये सबशेल है, जैसे एक सबशेल है जो एस का, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं। टोटल इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, समझ में आ रहा है महाराज। तो ऐसे करके, और पी सबशेल जो होगा
उसमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो ये 3 होते हैं पी सब शेल में, तो इसे 1 2 3 4 5 6 इसे कहेंगे पी सब शेल, जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे सब शेल में 6। तो ऐसे ही होगा डी सब शेल में। डी सब शेल में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे होगा, इसमें मैंने बता दिया था 5 आते हैं डब्बे, तो 10 इलेक्ट्रॉन ये है कौन सा, डी सब शेल। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये 10 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये डी सब शेल में सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। और अब आई बारी एफ की, तो एफ सब शेल में आते हैं 14। कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी बता देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे एक बार में 7 8 9 10 11, देखिए 11 12 13 14, ठीक है। यह है एफ सब शेल का। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने, ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया ये सब आपको। तो इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और टोटल इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कुल। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब शेल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और टोटल इलेक्ट्रॉन इन एफ सब शेल इधर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, समझ में आया महाराज। तो इसका एक ट्रिक होता है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि जिससे आपको याद रहेगा। ये एसपीडीएफ होते हैं। क्या होते हैं, एसपीडीएफ। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो जैसे हम 9th 10th में केएलएमएन करके, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी आपको एसपीडीएफ में। तो इसे पहले ऐसे करते हैं, पहले आएगा 1s, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जब आप, पहले आएगा 1s, फिर 2s, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। देख लीजिए, दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा आएगा। कभी भी आप इसे एसपीडीएफ में करते हैं, एसपीडीएफ में करते हैं 11th में, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक एसपीडीएफ में करते हैं 11th में, और इसे ऐसे करते हैं इस फॉर्मेट में 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो इसकी ट्रिक है जिसे याद करके आपको अच्छे समझ में आएगा। तो स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली। क्या है, एक और बार रिपीट कर देता हूँ, स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली। देख लीजिए, स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली। ये एक ट्रिक है, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए। इसे कहेंगे एस से स्कूल, फिर से एस से स्कूल, पी से पब्लिक, एस से स्कूल, पी से पब्लिक, स्कूल पब्लिक स्कूल, और ये डी का हो जाएगा दिल्ली। समझ गए। तो ये ट्रिक है, आप इसे याद कर लेंगे तो आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता देता हूँ एक आपको। जैसे ले लीजिए पोटेशियम का, ले लीजिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए मुझे।
पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। क्या होता है? 19। तो इसका होगा, देखिए 1s2, एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 2s2 जैसे ये है, इस फॉर्मेट में ही करिएगा, ठीक है। इसमें भी एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैंने इधर भी बताया था, एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये भी देख लीजिए। और पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ये चीज जो है याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी आपसे होगी। तो देखिए, और ये भी आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मेट है ये पूरा फॉर्मेट। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पोटेशियम का 19 होता है, तो इस फॉर्मेट में होगा स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक मतलब पी में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कुल 6, कितने? 6 7 8 9 10 हो गए, और 9 और करने हैं। तो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर से स्कूल आएगा तो 3s हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा फिर से, क्योंकि ऐसे सब शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आपको पता है, मैंने अभी बताया था। स्कूल स्कूल पब्लिक फिर से इसमें 2 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 फिर से आ जाएगा इसमें, तो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल आ जाएगा, 4s आ जाएगा, समझिए। तो मैंने वही फॉर्मेट यूज किया है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, और दिल्ली तक का कुछ बचा नहीं, तो दिल्ली का अभी नहीं लिखेंगे। उसका भी एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। 1s2 2s2, एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पी में 6 आएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैंने बता दिया था। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, एस में अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा था, तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये आपको समझ में आ गया? आगे समझ में महाराज आ गया? आगे बढ़ू? तो बढ़ता हूँ। तो आपको मैं एक डी वाला भी एक बता देता हूँ, जो डी सब शेल तक पहुंचता हो। तो डी सब शेल तक पहुंचो। अभी 2 ऐसे और बताऊंगा जिसमें एक्सेप्शन है, तो वो भी बता देता हूँ। तो डी वाला एक देखिए, डी वाला है आपका आयरन का, देख लीजिए आयरन का। किसका? आयरन का। तो आयरन का बताइए कितना होता है एटॉमिक नंबर? 26। तो 26 अब इसी में करिए 1s2 2s2 स्कूल 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने हो गए? 4 6 10 12 18 19 20 हो गए। 6 की और जरूरत है। स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली। यहाँ पे पहले 3D आएगा, कहेंगे क्योंकि ये 3D आता है। ये एक वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3D। और डी में कितना आता है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने बचे हैं? अभी हम पे 6 बचे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, समझ में आया? समझ में? यहाँ पे डी के साथ पहले 3 लिखेंगे, 4s के बाद लगता है ये, लेकिन लिखेंगे 3D। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3D। स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली। तो ये समझ में आ गया होगा। हमने ये डी वाला भी बता दिया, और एक आपको छोटा सा भी एक और बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, जैसे हीलियम का ले लीजिए। हीलियम का कितना होता है? तो 2 होता है, तो 2 का कैसे? तो 1s2, बस खत्म। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 सिर्फ इसमें ही आ जाता है। ठीक हो गया। अब मैं एक्सेप्शन वाले बता देता हूँ आपको। एक्सेप्शन वाले कौन से हैं? तो एक्सेप्शन वाले एक ये हैं Cr। कौन से हैं? Cr। तो Cr का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो देखिए इसका क्या था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6
4s1 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 4s1। 2 2 4 10 12 18 19। यहाँ पे और यहाँ पे 3d5 होगा। क्यों? क्योंकि मतलब d पे पहले लगेगा, इसमें d पे पहले लग जाएगा, मतलब s पे 1 ही लगेगा। यही एक्सेप्शन है इसका कि s पे 1 लगेगा और 3d5 हो जाएगा। इसे याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है कभी कभार। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 कि s पे सिर्फ ये 1 ही लगता है ये, और 5 में मतलब d में 5 लगेगा। यहाँ पे 1 लगता है, 5 लगेगा, तो वही फॉर्मेट यूज किया है। बस यहाँ पे थोड़ी वो है, देख लीजिए कितने हुए, 2 2 4 25 24 हो गए पूरे। तो 5 और 1 4s1 और 3d5 हो गया। समझ गया ना कि यही इसमें एक्सपेक्शन है। और एक और है cu, तो cu का भी कितना होता है? 29 होता है इसका। तो इसका भी देखिए 1s2, इसमें भी ऐसे ही होता है 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पे भी 4s1 होगा और 3d10 होगा। इसमें d पहले भरेंगे, और s बाद में भरेंगे। यही इसका भी एक्सेप्शन है, d पहले भरेंगे, s बाद में भरेंगे। इसका ये एक्सेप्शन है। समझ गए आप लोग? तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। इतना बता दिया तो टॉपिक आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव थ्योरी गिवन बाय मैक्सवेल। तो इसके बारे में जानते हैं हम। इसके बारे में जानिए, देख लीजिए मेरा टॉपिक मैक्सवेल। तो इसके बारे में जानिए। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। दिख रहा है? हाँ, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी light produced from any substance source such as sun, heated rod in the form of wave। इसका कहने का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी सोर्स सच एज सन, हीटेड रॉड इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो यह है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट प्रोड्यूस्ड होती है फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से, सच एज सन, जैसे सन हो गया, हीटेड रॉड हो गई, इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये वेव के फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। एक और बार बता दूं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी सोर्स, जैसे किसी भी सोर्स से, किसी भी मतलब साधन से प्रोड्यूस होती है। जैसे
सच एज सन, सोर्स मतलब एक वो होता है, साधन कह सकते हैं, या कोई हमें क्या क्या कहते हैं, आप समझ जाएंगे। सच एज सन, जैसे सन हो गया, हीटेड रॉड हो गई, इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव के फॉर्म में, या तो सन से लाइट प्रोड्यूस्ड होगी या हीटेड रॉड से, तो इसे यही कहते हैं। और आगे है आगे ये लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ इसका भी। ड्यूरिंग तो ड्यूरिंग propagation of a wave, it produce electric field, magnetic field around it, therefore it is called electromagnetic wave। तो इसका मतलब है, कहने का मतलब है, ड्यूरिंग propagations of wave it produce electric field, magnetic field around it, therefore it is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती हो और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती हो अराउंड इट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। समझ में आया? जिसे ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ वेव की प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ वेव इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है अराउंड इट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो डायग्राम के साथ समझिए, डायग्राम भी बना के दिखाता हूं। डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल में लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए, मैं ग्राफ के तरीके से बताता हूँ। ये और इसके बीच में ये देखिए, थोड़ा ढंग का नहीं बना, मैं जानता हूँ, फिर भी आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। जो ये है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसी का मतलब ऐसे टेढ़े में जो ऐसे लेट के जो होगी, इसके इस लाइन के उधर, जैसे मैं अभी बना के दिखाता हूँ, ये जो है इस लाइन के जो उधर की तरफ होगी, मतलब इसी लाइन के उधर की तरफ जो सीधी होगी, ये वाली जो बिंदु बिंदु वाली जा रही है, एकदम उधर ऐसे में होगी, ऐसे में, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे ये है लाइन, जैसे ये लाइन है, इसके इधर ऐसे में लेटी हुई, इसके पीछे, समझ में आ रहा है? इस पेन, ये पेन है और इस पेन के पीछे एकदम, समझ में? वैसे होगी, इसे ये है,
बैंड है थोड़ी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जो बी वाली है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई वाली है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सबको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा हो तो अच्छा है, आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों यारों को शेयर भी करें, और सब्सक्राइब तो जरूर करें। कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो आपको। ठीक है भाइयों दोस्तों, फिर से एक और बार बता देता हूँ मैं, ई वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बी वाला जो है ये इधर जो लेटा हुआ है, इधर मैंने जो अभी पेन के सारे बताया ऐसे वाला, ये इसके पीछे है, ऐसे ऐसे करके लेटा हुआ है जो ये वाला, इस लाइन के जैसे ये वाली लाइन है, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे लेटा हुआ है वो, दिख रहा है आपको? मैं बताता हूँ, ये ऐसे है, इसके पीछे एकदम ऐसे लेटा हुआ है, तो ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको आगे बताते हैं, समझ में तो आ ही जाएगा, नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, मैं बताऊंगा फिर से अगली वीडियो में, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूंगा इसे। हाँ तो देखिए, अब इसे भी लिख देता हूँ, फिर बताऊंगा। Mutually perpendicular to each other। ये जो है, ये जो मैं अब लिख रहा हूँ, ये इसी के ऊपर है, इस डायग्राम के ऊपर। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यही लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये चीज, तो ये कैसे, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे ऊपर कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे कैसे आधारित है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे आधारित। ईच अदर मतलब दोनों एक दूसरे पे, समझ गए? यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली जो है, हाँ समझ महाराज, बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो है जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आगे समझ में, ये दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आगे बढ़ते हैं, आ रहा समझ में महाराज? अच्छी बात है, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक तो जरूर भी करें, और शेयर अपने दोस्तों भाइयों के साथ जरूर करें। ये लिख लेते हैं पहले मैं, फिर बताऊंगा इसे भी। लाइट ऐसे डिनोट करते हैं सी से। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है वो स्पीड ऑफ लाइट, विद स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड नहीं करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रेवल करती है वो लाइट की स्पीड नहीं करती है। समझ आ गया?
तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है वो देख लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट c इजिकल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट का वो है वैल्यू, मान जो भी है c, इसे c से डिनोट करते हैं, ये यहाँ पे भी दिखाया है c, तो इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आया महाराज? महाराज समझ में आया? समझ में आया तो अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप फुल में लिखिएगा, वेव थ्योरी एक्सप्लेन, मतलब कौन कौन एक्सप्लेन कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को। तो मैं बताता हूँ कौन कौन कर देता है। पहला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन कर देता है। देखिए कैसे, ये ऐसे वेव की तरह आती है, रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई और रिफ्लेक्ट करके वापस चली गई, तो रिफ्लेक्शन हुआ एक्सप्लेन। दूसरा है रिफ्रैक्शन। ये आई वेव, पेन भी गड़बड़ी हो रहा भाई, कोई बात नहीं, हम फिर भी आपको बताएंगे। ये रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई, वेव ऐसे हो गई, कैसे हो गई? ऐसे हो गई, है ना महाराज? ये ऐसे बना दो थोड़ा, समझ में? तो ये भी ऐसे एक्सप्लेन कर देती है, मतलब इसमें वर्क करती है। ये रिफ्लेक्शन में भी रिफ्लेक्ट कर रही है, वर्क कर रही है, रिफ्रैक्शन में भी वर्क कर रही है, ऐसे आके ऐसे सीधी हो जा रही है, मतलब रिफ्रैक्ट कर जा रही है, तो इसमें भी वर्क कर रही है। और थर्ड जो है इधर ही बता देते हैं, थर्ड भी डिफ्रैक्शन। क्या? डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। तो जैसे डिफ्रैक्शन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे बता देता हूँ मैं। डिफ्रैक्शन ये रहा, यहाँ पे बता देता हूँ। नीचे एक टॉर्च है, तो ये क्या करती है? बेंडिंग करती है लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, तो बेंड कर देती है लाइट को। तो जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो भी बेंड हो जाती है। जैसे लाइट बेंड होती है, जैसे फैलती है, ऐसे टॉर्च में देखा होगा आपने, ऐसी फैलती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी ऐसी काम होता है, तो उसे डिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं। मतलब कह नहीं सकते हैं, मतलब डिफ्रैक्शन भी एक वो हो गया कि ये एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, इसको रिफ्लेक्शन भी करता है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप शॉर्ट में मत लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे, पूरे में लिखना आप, ठीक है महाराज? ये लिखा। तो एक चीज और बता देता हूँ, और आज की वीडियो में इतना ही। ये देखिए, इट फेल टू एक्सप्लेन, मतलब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक्सप्लेन नहीं करते, ये फेल हो गए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये। और वो तीनों जो मैंने पहले बताया वो एक्सप्लेन कर दिए थे उन्होंने, एक्सप्लेन उन्होंने कर दिए थे। तो पहला है
ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों नहीं कर पाए थे, तो ये भी लिख देता हूँ, बिकॉज ये मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, बिकॉज बोथ आर वेव नेचर, therefore not nature, therefore not explained by not explained the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि बिकॉज बोथ आर वेव नेचर देयरफॉर नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दोनों होते हैं वेव नेचर के, देयरफॉर इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं एक्सप्लेन कर पाते। अगर वो पार्टिकल नेचर के होते तो एक्सप्लेन कर देते। समझ में आया आपको? है महाराज, समझ? बस इतना ही था, इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आप लाइक शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो थैंक यू। ये वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराज हम मिलते हैं अगली वीडियो में।